Hello everyone, I am Santosh Pano and you are learning English with me. Okay, so let's get started. ओके बच्चों, ये जो वीडियो मैं लेके आई हूँ बच्चे, ये हमारा वीडियो रहेगा ईडियम्स एंड फ्रेजेस का। तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि ईडियम एंड फ्रेजेस होती क्या हैं, हम क्यों अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में ईडियम एंड फ्रेजेस यूज़ करते हैं। सपोज करिए आपका कोई दोस्त है, काफ़ी सालों से आपको नहीं मिला और फिर किसी दिन मिला, तो आप उसको मिलते ही क्या बोलते हो, बड़ा ईद का चांद हो गया है, बोलते हैं ना। हम जनरल शब्द भी तो बोल सकते थे ना कि यार काफ़ी दिन हो गए तेरे को मिले हुए, लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम क्या बोलते हैं, बड़ा ईद का चांद हो गया है। हमेशा इडियम एंड फ्रेजेस का यूज़ किसी भी लैंग्वेज में लैंग्वेज को एम्फेटिक बनाने के लिए किया जाता है, जानदार बनाने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर। अगर हम सीधे शब्द बोलेंगे तो लैंग्वेज इतनी प्रभावी नहीं होगी, उसका इम्पैक्ट सामने वाले के ऊपर नहीं होगा। जैसे ग्रामीण परिवेश में आपने देखा होगा, कुछ बच्चे क्या कहते हैं, घर पे फालतू से डिमांड करते हैं जाके, तो मम्मी क्या कहती है कि भाई, जैसे वो कहते हैं कि मम्मी आईफोन दिला दो। अब मम्मी को भी पता है स्टूडेंट लाइफ में उसका कोई लेना देना नहीं है, तो मम्मी क्या कहती है, हथेली पे सरसों हरी नहीं होती। तो मम्मी का इस बात को कहने के पीछे क्या मतलब है कि कोई भी काम इतना जल्दी नहीं होता, राइट। कि भाई सरसों को हरी होने के लिए टाइम तो लगता है ना, और हथेली पे तो सरसों हरी नहीं हो सकती। अंग्रेजों ने इस फ्रेज को क्या बोला था, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, कि रोम एक दिन में नहीं बन गया था, रोम को बनने में टाइम लगा था, राइट। तो इडियम एंड फ्रेजेस का जो मीनिंग है बच्चे हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में, वो लैंग्वेज को एम्फेटिक बनाने के लिए है। जनरली होता क्या है, क्योंकि हर एग्जाम में बच्चों, आप किसी भी पेपर की तैयारी कर रहे हो, इडियम एंड फ्रेजेस हर एग्जाम में पूछी जाती हैं। क्लियर है। एक तरीका होता है कि आपने 10-20 इडियम एंड फ्रेजेस याद करी, नेक्स्ट टाइम जब आपने याद करी तो आप पीछे वाली भूल गई। क्लियर है। तो हम क्या करने वाले हैं बच्चे, हर इडियम एंड फ्रेजेस को माइथोलॉजी की कहानियों से मैं आपको पढ़ाने की कोशिश करूंगी। साथ के साथ मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊंगी कि कैसे ये फ्रेज बनी थी, इसका ओरिजिन क्या हुआ था, और ये अपनी लाइफ में, अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होने लगी थी। क्लियर है बच्चों। तो शुरू करते हैं। ठीक है। सबसे पहले जब आप कोई भी इडियम एंड फ्रेज यूज करते हो बच्चे, तो वो आपकी लाइफ में क्या काम करती है। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ बच्चे, कोई भी इडियम एंड फ्रेज है, जैसे कि मान लो मैंने एक शब्द लिखा यहाँ पर इडियम्स या फिर फ्रेजेस, ये आपकी लाइफ में बच्चों दो काम करती हैं। सबसे पहले ये हमें देती हैं लिटरल मीनिंग, दूसरा हमें देती है इम्प्लाइड मीनिंग। क्या मतलब है इन बातों का, देखो। लिटरल मीनिंग का मतलब होता है कि आप उसके लिए शब्द कौन से यूज कर रहे हो। क्लियर। इम्प्लाइड का मतलब ये है कि आप उसमें भाव क्या निकाल रहे हो। ठीक है। कौन से शब्दों को यूज करके आप अपने मीनिंग को कैसे कन्वे कर रहे हो, ये हमारा कहलाता है इम्प्लाइड मीनिंग। हर इडियम एंड फ्रेजेस का लिटरल से कोई लेना देना नहीं होता, हम हमेशा इम्प्लाइड मीनिंग निकालते हैं। जब भी आपके सामने कोई बात आएगी तो आप उसमें भाव को यूज करोगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं ये कहती हूँ बच्चे, एट स्टोन थ्रो, ये फ्रेज मैंने बोली, इसमें हमने शब्द कौन से यूज किए। स्टोन का मतलब होता है पत्थर, ठीक है। थ्रो का मतलब होता है फेंकना, ये इसका लिटरल मीनिंग है। अगर हम इसको रिलेट करें तो पत्थर जहाँ पे फेंका जा सकता है, पत्थर कोई लिमिटेड दूरी पे ही फेंका जाएगा। क्या आप यहाँ से बहुत दूरी पे पत्थर फेंक सकते हो, नहीं ना। तो अगर मैं ये बोलूँ माई हाउस इज सिचुएटेड एट स्टोन थ्रो, तो आप इसका मीनिंग निकालेंगे कि मेरा घर यहाँ से बहुत ज़्यादा नज़दीक है। माई हाउस इज सिचुएटेड एट स्टोन थ्रो कह सकते हैं ना। तो एट स्टोन थ्रो ने इम्प्लाइड मीनिंग क्या दिया, वेरी नियर। क्लियर है बच्चों। तो आज के इस एंटायर सेशन में हम करने वाले हैं कुछ फ्रेजेस, एंड ट्रस्ट मी, अगर आप थोड़ा सा भी इंटरेस्ट लेके करते हैं तो जिंदगी में इन फ्रेजेस को नहीं भूलने वाले, ये मैं कह सकती हूँ। क्लियर है बच्चों। तो सबसे पहली फ्रेज देखो हमें क्या दिख रही है। सबसे पहली फ्रेज को अगर हम देखें बच्चे, तो ये हमें क्या दिख रही है, टू बीट अबाउट द बुश। तो इसमें लिटरल मीनिंग क्या है, क्योंकि हर फ्रेज तो या तो लिटरल मीनिंग देती है या फिर इम्प्लाइड देती है। तो लिटरल मीनिंग का यहाँ पर क्या मतलब है वो देख लेते हैं एक बार। यहाँ पर शब्द यूज हुए हैं टू बीट अबाउट द बुश, राइट। अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो बीट का मतलब क्या होता है, बीट का मतलब होता है पीटना। ठीक है। और किसको पीट रहे हैं, देखो सबसे पहले इसको बनाओ। बीट का मतलब यहाँ पर है पीटना, अबाउट का मतलब होता है चारों तरफ। किसी बुक में आपको सेम शब्द मिलेगा अराउंड, सो डोंट वरी, दोनों का सेम मीनिंग है। बुश का मतलब होता है झाड़ी। ठीक है। तो यहाँ पर देखो लिटरल मीनिंग क्या निकल के आया कि झाड़ी को चारों तरफ से पीटना। अब एक बार पिक्चर की तरफ चलते हैं बच्चों। सबसे पहले ये एक झाड़ी की पिक्चर आपको दिख रही है, इसमें ये पक्षी बैठा हुआ है कि नहीं। अब ये देखो, अगर हम बात करें, सपोज करिए ये झाड़ी है, झाड़ी में यहाँ पर पक्षी बैठे हैं,
पुराने टाइम में हम क्या करते थे, इन पक्षियों का शिकार करते थे, और पक्षी क्या होते थे, झाड़ियों में जाके छुप जाते थे। ठीक है, अब जो भी पर्सन जा करके शिकार करने जाता तो वो क्या करता था, इस झाड़ी को पीटता था। ठीक है, प्रॉब्लम क्या थी, इन्हीं झाड़ियों में मधुमक्खी के छत्ते भी लगे होते थे, ये मधुमक्खियां लगी होती थी, यहाँ पर उनके छत्ते होते थे, और जैसे इसके ऊपर लाठी पड़ती, मार पड़ती, तो ये भी क्या हो जाती थी, लोगों को बाइट कर लेती थी। ठीक है, तो प्रॉब्लम आई ना। अब इसके पीछे जो बात थी वो क्या थी, भाई झाड़ी को अगर हम ऊपर से पीटे तो मधुमक्खियां काट लेती हैं, तो इन्होंने दिमाग लगाया क्या कि झाड़ी को ऊपर से पीटने की बजाय यहाँ पर पीटना शुरू कर दिया चारों तरफ। ठीक है, झाड़ी के चारों तरफ से पीटना शुरू कर दिया, आवाज हुई और पक्षी बाहर आ गए और उन्होंने अपना शिकार कर लिया। क्लियर है, ये है इसका लिटरल मीनिंग कि आप झाड़ी को ना पीट करके झाड़ी के चारों तरफ से पीट रहे हो। क्लियर है, अब इसे हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करने लगे। राइट, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें बच्चे, तो कोई जो पर्सन है वो मेन मुद्दे यानी कि झाड़ी को छोड़ करके, ये मेन मुद्दा है हमारा, और इसको छोड़ करके चारों तरफ की बात कर रहा है, जिसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहते हैं घुमा फिरा के बात करना। ठीक है, जैसे सपोज करिए मैंने किसी बच्चे से पूछा कि आजकल आप पढ़ाई क्यों नहीं करते, और वो बच्चा क्या कर रहा है, गोल गोल बातें मुझे बताता जा रहा है, तो मैं क्या कहूंगी, डोंट बीट अबाउट द बुश, कम टू द पॉइंट। तो मुझे कहना पड़ेगा ना कि भाई ज्यादा गोल गोल बातें मत कर, मुद्दे पे आ जा। ठीक है, जब जब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये कहना हो कि भाई गोल गोल बातें मत करो, घुमा फिरा के बातें मत करो, तो हम इसको इडियोमेटिकली कैसे कहते हैं, डोंट बीट अबाउट द बुश, डोंट बीट अबाउट द बुश, आप इसको ऐसे कह सकते हो। क्लियर है बच्चे, तो कैसे इसका ओरिजिन हुआ था, माइथोलॉजी की कहानी क्या बताती है कि शुरू में पक्षियों का शिकार करते थे, पक्षी जाके झाड़ी में छिप जाते थे, जैसे ही वो शिकार करने जाते, वो झाड़ी को पीटते, तो यहाँ पर क्या होती थी, मधुमक्खियां होती थी जो उनको काट लेती थी। तो इसका सोल्यूशन क्या निकाला गया था कि झाड़ी को छोड़ करके झाड़ी के चारों तरफ से पीटना, और यहीं से हमारी फ्रेज कॉइन हुई थी कि घुमा फिरा के बात करना। जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा बच्चे, तो वहां पर क्या होगा, वो एक सेंटेंस में इस फ्रेज को यूज करेगा, 4 ऑप्शंस में से आपको ये मिलेगा कि टू अवॉइड द मेन इशू, कि मेन इशू को छोड़ करके चारों तरफ की बात करना, दैट इज ऑल अबाउट बीटिंग अबाउट द बुश। क्लियर है बच्चों, तो आई होप आप इसको पिक्चर से रिलेट कर पाएंगे, इस पिक्चर से रिलेट कर पाएंगे, और आपकी ये जो फ्रेज है ये बिल्कुल पक्की हो जाएगी। क्लियर है, चलिए जी मूव करते हैं सेकंड फ्रेज की तरफ। सेकंड फ्रेज आ रही है बच्चे, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज है बच्चे, और आप देखेंगे तो इसका आप लिटरल मीनिंग जब निकालेंगे तो वो क्या है, एप्पल सभी को पता है सेब होता है, डिस्कॉर्ड होता है कोई भी क्या झगड़ा। ठीक है, अब ये देखो ये फ्रेज कैसे कॉइन हुई होगी। ठीक है, अगर हम बात करें बच्चे थोड़ा सा माइथोलॉजी की कहानी से इसको रिलेट करें, तो पुराने टाइम में क्या हुआ था कि कोई गॉडेस थी, ठीक है, और उसको पार्टी में नहीं बुलाया गया था। ठीक है, अब उसने सोचा कि भाई पार्टी में मुझे नहीं बुलाया तो पार्टी मैं भी नहीं चलने दूंगी, होता है ना थोड़ा, तो उसने क्या किया, बिल्कुल ऐसा जो गोल्डन कलर का ये एप्पल दिख रहा है, ऐसा एक एप्पल लिया और उस एप्पल के ऊपर लिख दिया था, क्या लिखा था, फॉर द फेयरेस्ट। एप्पल के ऊपर क्या लिख दिया था, फॉर द फेयरेस्ट। इसका क्या मतलब है कि ये जो एप्पल जिस रानी के हाथ में जाएगा वो आज इस पार्टी की सबसे सुंदर महिला होगी, सुंदर रानी होगी वो। क्लियर है, और आप जानते हो सुंदरता के लिए तो सारी रानियां मरती थी। तो अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे, उसने ये एप्पल के ऊपर लिखा फॉर द फेयरेस्ट और उसको पार्टी में उछाल दिया। ठीक है, अब सारी रानियों की होड़ मच गई कि भाई वो चाह रही थी कि मैं इस एप्पल को ले लूं, वो सोच रही थी मैं इस एप्पल को ले लूं, तो झगड़ा हो गया उनके बीच में, पूरी पार्टी स्पॉइल हो गई। अब मान लीजिए उस सिचुएशन को कोई पर्सन देख रहा है तो वो क्या बोलेगा, भाई ये रानियां क्यों लड़ रही हैं, राइट, तो वो क्या बोला, भाई इस एप्पल की वजह से लड़ रही हैं, सबके बीच में अफरा तफरी मची हुई है इस एप्पल की वजह से, तो एप्पल ही झगड़े का कारण हुआ, है कि नहीं। जैसे अगर हम अब इसे प्रैक्टिकल लाइफ में यूज करते हैं तो कोई ऐसी बात जो झगड़े का मूल कारण है, यानी कि रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट, जिसकी वजह से डिस्प्यूट हुआ है, जो कि रूट कॉज है झगड़े का,
क्लियर है बच्चे। अगर हम जैसे अपने एरिया की अगर बात करें तो कई बार मम्मी कहती है ना, विघ्न की जड़ तो तू ही है, तो ये विघ्न की जड़ वाला सेंस है बच्चों, जिसमें हम यूज करते हैं एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, कि लड़ाई का जो रूट कोज है वो हमारा क्या है, एप्पल है, क्योंकि सारी रानियां उस एप्पल के लिए मर रही थी, तो इसलिए ये यहाँ से फ्रेज कॉइन हुई थी, और आज जो हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज होती है दैट इज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। तो एक बार इसका थोड़ा सा डिटेल है, पढ़िए। एग्जाम्पल देखिए, the ancestral property became an apple of discord among the three brothers। तीन भाइयों के बीच में जो पैतृक संपत्ति थी वो क्या हो गई थी, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड हो गई थी, सबकी लड़ाई उस प्रॉपर्टी के लिए हो रही थी, तो प्रॉपर्टी हमारा क्या हो गया, एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। आप इसको समझ सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये कहानी भी समझ आई है और आप इसको रिलेट जरूर कर पाएंगे कैसे अपनी लाइफ में, ठीक है। अब इसी फ्रेज को एक दूसरे नाम से भी जाना जाता है बच्चे, जिसका नाम है बोन ऑफ कंटेंशन। और इसके पीछे जो हमारा जो कहानी है बच्चे वो ये है, बोन का मतलब यहाँ पर हुआ हड्डी, और ये कहानी निकली होगी, सपोज करिए डॉग होते हैं बहुत सारे, ठीक है, और उन डॉग्स को क्या कर दी, मान लीजिए कोई हड्डी का टुकड़ा यहाँ पर हमने डाल दिया, ठीक है, कुछ इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है। अब इस हड्डी के टुकड़े को हमने डाल दिया, तो सारे कुत्ते क्या करेंगे, उस हड्डी के टुकड़े को पाने के लिए उनके बीच में लड़ाई शुरू हो गई है, एक दूसरे पे भौंकना शुरू कर दिया है उन्होंने। अब मान लीजिए आप इस सिचुएशन को कहीं से देख रहे हो, तो आप क्या कहोगे, यार ये कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं इतना आज, तो आप क्या कहोगे, हड्डी की वजह से। तो हड्डी उन कुत्तों के बीच में लड़ाई का मेन मुद्दा है, तो दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड बोन ऑफ कंटेंशन। क्लियर है बच्चे। अगर एग्जाम में आ जाए इस नाम से कि बोन ऑफ कंटेंशन, या फिर आ जाए एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, दोनों का मीनिंग होगा रूट कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। किसी भी लड़ाई का मुख्य कारण, रूट कॉज उसकी जड़। समझ आ रही है बच्चों कहानी। तो ये थी हमारी फ्रेज एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, ठीक है। आई होप कि आप इसको समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो फ्रेज आ रही है बच्चे दैट इज जुडास किस। और बच्चों एक चीज का ध्यान रखना, जो भी फ्रेजेज मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछी जाती हैं, ठीक है। तो आप, मैं चाहती हूँ जितना भी पढ़ के जाएं वो पक्का हो, 100% हो, और आप जब भी किसी एग्जाम में बैठे तो फ्रेज को देखते ही आप उसको क्लिक कर दें। रीजन ये है बच्चों कि अगर वो हमसे ईडियम पूछेगा तो उसे वर्ड्स तो लिखने पड़ेंगे ना, ईडियम तो लिखनी पड़ेगी। जैसे उसने लिखा जुडास किस, जुडास भी लिखना पड़ा, किस भी लिखना पड़ा। वो लिखेगा टू बीट अबाउट द बुश, और बीट देखते ही, बुश देखते ही हमें उसकी सारी कहानी याद आ जाएगी, क्योंकि हमारा जो माइंड है बच्चे ये लिंक पे काम करता है। जितने आप अच्छे लिंक बनाते हो ये उतना ही अच्छा काम करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी शॉपकीपर से आपकी लड़ाई हो गई, वो लड़ाई बेसिकली एक लिंक है, और आप जितनी भी लाइफ में शॉपिंग करते हो उस दुकानदार के पास कभी नहीं जाते, होता है ना। कारण क्या है, क्योंकि वो लड़ाई आपके बीच में जब भी आप जाने की कोशिश करते हो तो वो लड़ाई आपको याद दिला देती है, क्योंकि वो लड़ाई आपके बीच में क्या है, बेसिकली एक लिंक है कि नहीं। बात समझ आ रही है। तो लिंक पे हमें काम करना है, जो भी शब्द उसने लिखे हैं हम उनके ऊपर काम करेंगे, ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेजेस याद हो जाएं और एफर्ट कम से कम लगाने पड़े, ठीक है। एक बार अगर आप इनको रीड करोगे तो डेफिनेटली लाइफ टाइम आपको ये याद रहने वाली हैं। क्लियर है बच्चों। तो मैं आपको अभी सुनाती हूँ जुडास किसके पीछे लिटरल मीनिंग क्या है, ठीक है। अभी देखो एक बार बच्चों, सबसे पहले क्या होता था, सबसे पहले यहाँ पर एक पर्सन है जीसस, जीसस क्राइस्ट, आपने नाम सुना होगा। एक पर्सन है यहाँ पर इस कहानी में जुडास, और इधर हमारी होती है रोमन ऑथोरिटी, रोमन की जो सरकार है, रोमन की जो ऑथोरिटी है, ठीक है। अब देखो होता क्या है, सबसे पहले जीसस और जुडास की बहुत अच्छी दोस्ती है, बहुत अच्छे दोस्त हैं ये, ठीक है। माइथोलॉजी की कहानी ये कहती है, ठीक है। रोमन ऑथोरिटी जो है बच्चे वो क्या करना चाहती है, जीसस को मारना चाहती है, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि रोमन ऑथोरिटी जीसस को बाय फेस नहीं जानती कि ये पर्सन क्या है, जीसस है, बाय फेस नहीं जानती वो। अब समस्या क्या हो गई कि भाई हमें पता ही नहीं कि ये बंदा जीसस है, तो हम उसको मारेंगे कैसे, राइट। तो इन्होंने क्या प्लान बनाई बच्चे, रोमन अथॉरिटी ने सोचा कि जुडास अच्छा दोस्त है जीसस का, तो रोमन जो अथॉरिटी है वो जुडास के साथ मिल गई और इन्होंने एक षड्यंत्र रचा। क्या षड्यंत्र रचा कि भाई तू बस सिर्फ इतना बता देना जुडास कि जीसस नाम का ये बंदा है, फिर हम देख लेंगे अपने आप, ठीक है। तो इनके बीच में क्या एग्रीमेंट हुआ कि भाई थोड़े दिनों में शहर में एक कांग्रीगेशन होने वाला है। कांग्रीगेशन बेसिकली क्या होता है बच्चे
कि कोई भी धर्म सभा रिलीजियस पर्पज से जब लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है, इसमें रूट वर्ड है बच्चे कौन, और ग्रेग का मतलब होता है झुंड, ठीक है, जब लोगों का झुंड, और पर्टिकुलरली किसके लिए, जब रिलीजियस पर्पज से लोग इकट्ठा होते हैं, ठीक है। तो इन्होंने क्या, जुडास ने क्या बताया कि भाई ये कॉन्ग्रीगेशन होने वाला है और उस कॉन्ग्रीगेशन में जीसस जरूर आएगा, ठीक है, और उस भरी सभा में जिस आदमी को जाकर के मैं किस करूं तो तुम समझ जाना कि वही कौन होगा, जीसस होगा। क्लियर है, प्लान के मुताबिक बिल्कुल ऐसे ही चला, ठीक है। जैसे ही कॉन्ग्रीगेशन हुआ, रोमन अथॉरिटी वहां देख रही है, जुडास जाकर के जीसस को किस कर देता है। देखिए एक बार पिक्चर यहां पर, ठीक है, ये बंदा हमारा कौन है, जीसस है, ठीक है, ये बंदा कौन है, ये जुडास है, और जुडास जाकर के इसको क्या कर रहा है, देखो किस कर रहा है, और पीछे से रोमन अथॉरिटी इसको देख रही है, जितने भी लोग हैं रोमन अथॉरिटी के, यहाँ पर भी आप देख सकते हो, ये हमारा जीसस है और ये हमारा जुडास है, ठीक है। और जैसे इसने जाके किस किया बच्चे, रोमन अथॉरिटी समझ गई कि यही बंदा कौन है, जीसस है, और कहते हैं उसको मार दिया फिर। क्लियर है। अब इस फ्रेज का इम्प्लाइड मीनिंग क्या है, आप इसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कहाँ यूज करते हैं, तो देखिए एक बार, ऊपर से दिख रहा था, जीसस ने क्या सोचा, भाई जुडास मेरा दोस्त है, मेरे से प्यार कर रहा है, इसलिए मुझे किस कर रहा है, क्योंकि किस हमारे प्यार का सिंबल होता है, तो वो ऐसे समझ लेता है। लेकिन उस किस के पीछे डेथ किसकी थी, जीसस की थी। तो क्या ये धोखा देने वाली बात नहीं हो गई कि किसके बदले उसकी क्या थी, मौत थी। तो क्या वो किस रियल लव था उनका, नहीं था। तो आज हमारी सोसाइटी में जब कभी भी हम झूठे प्यार की बात करते हैं तो हम कहते हैं जाने देना, जुडास किस है ये। तो यही फ्रेज हम यूज करने लगे हैं, और इसका एग्जैक्टली मतलब होता है बच्चे फॉल्स लव। जब आप एग्जाम में बैठोगे, 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तो वहां पर आपको मिलेगा फॉल्स लव। क्लियर है बच्चे। इसी सेम फ्रेज को नाम से जाना जाता है किस ऑफ डेथ। तो बच्चों हो सकता है एग्जाम में किस ऑफ डेथ से भी आ जाए, और हो सकता है एग्जाम में जुडास किस से भी आ जाए, तो आपको आंसर करके आना है फॉल्स लव। क्लियर है बच्चों। तो ये थी हमारी पूरी कहानी, जुडास किसकी, और जिसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या था, फॉल्स लव, यानी कि झूठा प्यार, मतलब प्यार के फॉर्म में एक धोखा, मतलब बिट्रे कर रहा है, वो धोखा कर रहा है, और किसके फॉर्म में, ऊपर से दिखने वाला प्यार, लेकिन नीचे से क्या थी उसके पीछे, मौत। षड्यंत्र किसका था, ये मौत का। तो यही हमारी फ्रेज थी। आई होप कि इस कहानी को समझ पाएंगे, कनेक्ट कर पाएंगे। पिक्चर देखने का फायदा ये होता है बच्चे, टीवी में अगर आप कोई मूवी देखते हो तो डेफिनेटली आप उसको नहीं भूलते, ठीक है, लेकिन अगर आप उस मूवी की कहानी पढ़ते कहीं तो हो सकता है आप उसको भूल सकते थे। तो इसीलिए मैं आपके सामने पिक्चर्स लेके आई हूँ कि पिक्चर से रिलेट करके मैं आपको उसकी रिलेटेड पिक्चर दिखाऊं और आप उसको 100% समझ जाएं। क्लियर है बच्चों। तो मेरे इन एफर्ट्स में आप भी मेरी हेल्प करेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं, गुड स्मारिटन। बच्चों यहाँ पर एक शब्द आया है गुड स्मारिटन, अ पर्सन हु हेल्प अदर्स विदाउट सेल्फिशनेस, ये इसका एग्जैक्टली मीनिंग है। तो मैं एक बार इसकी कहानी आपको समझा देती हूँ। ये पर्सन है बच्चे कोई, और इस पर्सन का कहीं एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, कोई रोड एक्सीडेंट हो गया। बाकी दुनिया जितनी भी है ये देखो, इसको देख करके उधर चले जा रहे हैं, ये इधर चले जा रहे हैं, कोई हेल्प नहीं कर रहा बेचारे की एक्सीडेंट होने के बाद, ठीक है। अब ये एक पर्सन आया है यहाँ पर, ठीक है। इस पर्सन ने देखा कि ओ इस पर्सन को तो बहुत ज़्यादा चोट लगी है, तो वो क्या करता है, इसको अपना कंबल देता है, इसको कुछ खाने पीने की चीज़ें देता है। फिर जाके इस पर्सन को क्या कहते हैं, होश आता है, कॉन्शियस होता है ये, ठीक है। जब ये होश आता है इसको, तो ये इस पर्सन से पूछता है कि भाई आप कौन हो जो मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। तो इस बंदे ने क्या बताया, ये पर्सन क्या बोला कि भाई मैं तो स्मारिया से हूँ। बच्चों स्मारिया एक जगह का नेम है, यहाँ पर आप एस बड़ा कर लेंगे। स्मारिया एक जगह का नेम है, ठीक है। स्मारिया एक जगह का नेम है, तो इसने बताया कि भाई मैं स्मारिया से हूँ। तो अब ये पर्सन क्या बोला, यार स्मारिटन तो बड़े गुड होते हैं, मतलब तू मेरी इतनी दया कर रहा है, मैं तेरा नोन भी नहीं हूँ, कोई भी नहीं हूँ, और फिर भी आप मेरी इतनी हेल्प कर रहे हो। तो उसने कहा कि स्मारिटन तो बड़े गुड हैं भाई। जैसे हमारे यहाँ पर इंडिया के लोगों को हम क्या कहेंगे, इंडिया के लोगों को हम इंडियन कहते हैं, ठीक है ना। तो स्मारिया के लोगों को हम क्या कह देंगे, स्मारिटन। उसने क्या कहा कि भाई स्मारिटन तो बड़े गुड हैं, स्मारिटन लोग जो हैं ये तो बहुत अच्छे हैं। तो यहाँ से ही ये फ्रेज कॉइन हुई कि गुड स्मारिटन। क्लियर है, कहानी समझ आई बच्चे, कि एक पर्सन है उसका एक्सीडेंट हो रखा है, दूसरा आकर के उसकी हेल्प कर रहा है। क्या ये पर्सन इस पर्सन को जानता है,
क्या इस पर्सन को कोई स्वार्थ है, इससे कोई स्वार्थ नहीं है। तो निस्वार्थ भाव से, एक ऐसा पर्सन जो निस्वार्थ भाव से किसी की हेल्प करे उसको कहा जाता है गुड स्मारिटन, राइट। अगर मैं ये कहूँ कि राम गुड स्मारिटन है तो इसका मीनिंग होगा कि वो हमेशा हेल्प करते रहते हैं ऐसे लोगों की जो उनके नोन भी नहीं है, उनके प्रति उनको कोई स्वार्थ भी नहीं है। तो यहाँ से इस फ्रेज का मतलब हो जाता है बच्चे गुड स्मारिटन। क्लियर है बच्चों? तो आपको ये बात समझ आई होगी। एग्जाम में जब लिखा आएगा तो लिखा आएगा अ पर्सन हु हेल्प्स अदर्स विदाउट सेल्फिशनेस, बिना स्वार्थ के जो दूसरों की हेल्प करे, अननोन लोगों की भी जो हेल्प करे, और इसी को हम कहते हैं गुड स्मारिटन। क्लियर है बच्चों? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फ्रेज आ रही है बच्चे बेकर्स डजन। तो जैसे आपने देखा बच्चे, बेकरी के सामान बेचने वाले पर्सन को क्या कहेंगे? बेकर। जैसे स्टेशनरी का जो सामान बेचता है उसको स्टेशनर कहते हैं, ठीक है, वैसे ही पढ़ाने वाले को टीचर कहते हैं। क्लियर है? तो बेकर्स डजन इसका क्या मतलब है बच्चों? जन्म होती है, ठीक है। ये कहानी माइथोलॉजी की बताते हैं उस टाइम की है जब वर्ल्ड वॉर चल रहे होते थे। और जब वर्ल्ड वॉर चल रहे होते थे बच्चों, तो आपको पता है चीज़ों की सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा हो जाती है। और बेकर लोग क्या करते थे उस टाइम में? पैसे बनाने की सोचते थे। वो क्या कहते थे कि भाई मौका पड़ा है पैसा कमाने का, तो वो क्या करते थे बच्चों? दर्जन में 12 चीज़ें होती हैं और वो क्या करते थे, 1-2 चीज़ें कम दे देते थे दर्जन में, ज़्यादा बेचने के लिए, ठीक है, पैसे कमाने के लिए। जब ये बात वहाँ के चीफ को पता लगती है तो उन्होंने बेकर्स के लिए एक नियम बना दिया कि अगर कोई भी बेकर 12 से संख्या में कोई भी पर्सन एक चीज़ भी कम देगा तो उसके मैं हाथ काट दूंगा। उसके चीफ ने ये एक रूल बना दिया। जैसे ही ये बात बेकर्स को पता लगी तो बच्चों खौफ हो गया, मतलब मौत का खौफ हो गया उनके बीच में। और उन्होंने क्या किया कि आइडियली दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं? 12। उन्होंने जानबूझ करके एक एक्स्ट्रा देनी शुरू कर दी। और इसका मीनिंग क्या था भाई, गलती से भी अगर एक चीज़ कम रह गई है तो एटलीस्ट हाथ तो नहीं कटवाने पड़ेंगे ना। तो वो 12 चीज़ तो देते ही थे, एक एक्स्ट्रा भी देनी शुरू कर दी। क्लियर है? तो यहाँ से 12 में जब आप 1 जोड़ोगे तो 13 की संख्या हो जाती है। तो बेकर्स डजन क्या हो गया? कोई भी ऐसी चीज़ जो संख्या में 13 होती है, ऐसे ये कॉइन हुई थी। तो जैसे आप एक बार पिक्चर देख रहे हो, जब आप इनको गिनोगे तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये जो नंबर है ये 30th नंबर है, यानी कि वो 13 संख्या देने लग गए थे, ठीक है। और वहां से ये फ्रेज बन गई थी कि भाई 13 की संख्या अगर आपको बतानी है तो वहां पर आप कह सकते हो बेकर्स डजन। अगर मैं बीइंग द टीचर ऑफ इंग्लिश, अगर मैं आपसे ये पूछूं कि हाउ मैनी मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर देयर इन इंग्लिश ग्रामर, तो आप क्या कहेंगे? बेकर्स डजन। आप इडियोमेटिकली बोल सकते हो क्योंकि हमारे यहाँ पर मॉडल की जो संख्या है वो 13 है, तो आप क्या कह सकते हो? बेकर्स डजन। क्लियर है बच्चों? तो ऐसे आप इसको इडियोमेटिकली बोल सकते हो। कोई भी चीज जो संख्या में 13 होती है उसको कहा जाता है बेकर्स डजन। क्लियर है? और ऐसे ही ये फ्रेज हमारी कॉइन हुई थी। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ चलते हैं बच्चे, डेमोकल स्वॉर्ड। यहाँ पर जो डेमोकल है बच्चे, ये एक दरबारी का नाम है। ये कोई कोर्टियन होता था, दरबारी होता था, ठीक है। अब ये देखिए, स्वॉर्ड का मतलब आप समझते हो तलवार, ठीक है। एक दिन इस दरबारी ने अपने राजा से क्या कहा कि राजा जी आप तो मौज करते हो, हम इतनी मेहनत करते हैं, आप तो आराम से राजगद्दी पे बैठे रहते हो, ऑर्डर देते रहते हो। तो इस दरबारी जो राजा था उसने क्या सोचा कि दरबारी को सबक सिखाया जाए। तो उसने क्या किया बच्चे कि एक अपनी सिंहासन पे उसको बैठा दिया, ठीक है। और क्या किया, एज शोन इन द पिक्चर, ये जगह है, यहाँ पर इनको बैठाया गया और इसके जस्ट ऊपर ये देखो तलवार बांधी। और ऐसे कहते हैं कि ये जो तलवार भी बांधी गई थी बच्चे, ये घोड़े की पूंछ से बाल लिए और उनसे इसको बांधा गया, ठीक है। अब ये पर्सन यहाँ बैठा है, जैसे ही ऊपर देखा इसने देखा उत्तरी तलवार बांध रखी है यहाँ तो, और वो भी किससे बंधी हुई है? घोड़े की पूंछ के बालों से बंधी हुई है। बाल डेलिकेट होते हैं, किसी मोमेंट ये बाल टूट जाएंगे और एज इट इज तलवार मेरे सिर पे आके गिरेगी। क्लियर है? तो सिंपल मीनिंग क्या हुआ कि खतरा मेरे सिर पे मंडरा रहा है, ठीक है। कभी भी ये तलवार जो है मेरे सिर पे आके गिर सकती है और मेरी मौत हो सकती है।
क्लियर है। तो ऐसे करके ये थी बच्चे कि इस राजा ने सोचा कि मैं इसको क्या कर दूंगा, सबक सिखा दूंगा कि जितनी बड़ी पोस्ट होती है जिम्मेदारी उतनी ही ज़्यादा होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होती है। हमें भी कई बार लगता है कि जी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी मौज कर रहे हैं, विदेशों में घूमते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन आप देखिए उन जितनी जिम्मेदारी अगर हमारे पास होगी तो हमारा अमन चैन नहीं रहेगा। क्लियर है बच्चे, जितनी बड़ी पोस्ट उतनी बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। क्लियर है बच्चे। तो ये फ्रेज हमारी कैसे बन गई थी, देखो जब भी आप कोई भी गलत काम करते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी की इल टॉकिंग भी करते हो, अगर कोई पर्सन वो दूसरे पर्सन के साथ बात कर रहा होगा तो आपके मन में क्या रहेगा, हो सकता है ये वही बात कर रहे हैं, होता है ना। या फिर आपने साउथ वाली मूवीज़ में देखा होगा, कोई पर्सन होता है वो किसी लड़की को छेड़ता है और फिर क्या करता है कि उसके 5 भाई पूरे शहर में घूम रहे होते हैं, तो उस लड़के के ऊपर खतरा जो है वो मंडरा रहा है, राइट। तो सिंपल मीनिंग इसका हो जाएगा बच्चे कॉन्स्टेंट थ्रेट। डेमोक्ल स्वॉर्ड का मतलब यहाँ पर हो गया है कॉन्स्टेंट थ्रेट, सिर पे मंडराता हुआ खतरा। तो ये थी हमारी फ्रेज डेमोक्ल स्वॉर्ड। आई होप कि आप इसको रिलेट कर पाएंगे। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं बच्चे, वेट बिहाइंड द ईयर। वेट बिहाइंड द ईयर, तो देखो वेट का मतलब क्या होता है बच्चे, गीला, बिहाइंड होता है पीछे, और ईयर होता है हमारा कान, यानी कि कान के पीछे से गीला। तो कैसे ये फ्रेज बन सकती है, देखो ये कैसे कॉइन हुई होगी, इसको थोड़ा सा रिलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं बच्चे, यहाँ पर एक बार पिक्चर देखेंगे आप, ये कोई भी भैंस है, ठीक है, इसने अपना बेबी डिलीवर किया है। और अगर आप ग्रामीण परिवेश से आते हो, अपने एरिया में देखा होगा आपने, जब कोई भी भैंस या गाय जो भी जब अपने कटड़े या कटड़ी को डिलीवर करती है तो उसके ऊपर, इस बॉडी के ऊपर एक पानी जैसा लिक्विड लगा हुआ होता है, ठीक है। और ये जो लिक्विड होता है बच्चों, इसको इंग्लिश में कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। क्या बोलते हैं इसको, एमनियोटिक फ्लूइड होता है ये, पानी जैसा दिखने वाला कोई भी लिक्विड, ठीक है। अब ये जो गाय या भैंस होती है वो क्या करती है, इस पानी को चाट रही होती है, पूरी बॉडी पे ये लगा होता है और वो इस सारे को चाट रही होती है, आपने देखा होगा जरूर। एक पार्ट ऐसा होता है जिसको ये चाट नहीं पाती, क्योंकि छोटे कटड़े या कटड़ी के जो कान होते हैं वो पीछे ऐसे चिपके हुए होते हैं, ठीक है। तो कान का जो पीछे का जो हिस्सा होता है बच्चे, ये गीला रह जाता है, क्योंकि बाकी बॉडी तो उसने चाट करके सुखा दी। कान के पीछे का हिस्सा जो होता है वो उसका गीला रह जाता है और वो 1-2 दिन में नेचुरली सूखता है, ठीक है। अब आप इमेजिन करिए, आप किसी अंकल के घर बैठे हैं और वहां पर आपने कटड़ा या कटड़ी देखी जिसके कान के पीछे से अभी गीला है, तो आप क्या सोचेंगे उसके बारे में भी, इसका जन्म अभी अभी हुआ है, इसने ज्यादा दुनियादारी नहीं देखी है, क्योंकि अभी कान के पीछे से गीला है, तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उसका जन्म अभी अभी हुआ है। क्लियर है, वो इस दुनिया में नया है। क्लियर है। और इसी से हमारी फ्रेज बन गई बच्चे, हम इसको अपनी ह्यूमन बीइंग की लाइफ में कैसे यूज करने लगे, कोई ऐसा पर्सन जो अपने प्रोफेशन में नया नया है, जिसको बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है। क्लियर है। अगर इसको इडियोमेटिकली बोलेंगे, सपोज करिए मेरे पास कोई लेडी आती है, कहती है कि मैम मैं भी इंग्लिश पढ़ा लूंगी। अब मैंने पूछा मैम आपको एक्सपीरियंस है, वो कहती है मैम एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं क्या बोलूंगी, भाई मैं नहीं रख सकती आपको, आई कांट अपॉइंट यू बिकॉज यू आर वेट बिहाइंड द ईयर, क्योंकि आप तो अभी कान के पीछे से गिल्ली हो, इसका मतलब आपको एक्सपीरियंस नहीं है, आप नहीं जानते कि कॉम्पिटिटिव बच्चों को कैसे पढ़ाया जाता है। क्लियर। तो यहीं से ये फ्रेज बनी थी बच्चे कि कान के पीछे से गीला होना, यानी कि वेट बिहाइंड द ईयर, और इसका मीनिंग हो जाता है इनएक्सपीरियंस्ड पर्सन। इनएक्सपीरियंस के लिए फिर आप इसको और भी बहुत अच्छे वर्ड दे सकते हो, जैसे कोई पर्सन है वो ग्रीन हॉर्न है, ठीक है, वही पर्सन क्या है, नोविस है, वो बिगिनर है, वो बिगिनर हो सकता है, वो फ्रेशर है, ठीक है, वो टायरो है, सारे इसी के सिनोनिम्स वर्ड हैं बच्चे। टायरो, टायरो बोलोगे तो ट्राई करो, नए बंदे को ही कहोगे। नियोफाइट है, नियोफाइट है। तो सिंपल जो मीनिंग हम समझने की कोशिश कर रहे थे बच्चे, वो ये है कि कोई भी पर्सन है जिसको अभी बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, जो अपने बिजनेस में, अपने काम धंधे में बिल्कुल नया नया है, जैसे आप अप्रेंटिस भी कहते हो इसको। क्लियर है। तो ये आप और भी वर्ड इसके लिए यूज कर सकते हो, ग्रीन हॉर्न, नोविस, बिगिनर, फ्रेशर, टायरो, नियोफाइट। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ, फ्रेज नंबर 9। नेक्स्ट फ्रेज हमारी दिख रही है बच्चे, च्यू द कड,
इसका क्या मतलब है? बेसिकली हमारी कटिंग प्रोसेस क्या होती है, अगर आपने साइंस में पढ़ा है तो कटिंग प्रोसेस क्या होती है, हमारे जो एनिमल होते हैं वो क्या करते हैं, जल्दी जल्दी अपना चारा खाते हैं, ठीक है, उसके बाद उनको क्या कर दिया जाता है, दूसरे उस पर बांध दिया जाता है, ठीक है। अब वो क्या करते हैं, उस खाए हुए जल्दी जल्दी में खाए हुए भोजन को या चारे को वापिस अपने मुंह में लेके आते हैं और उसको अब बारीक चबाते हैं, ठीक है, जिसको तुम हिंदी में कहते हो जुगाली करना, ठीक है। अब कोई एनिमल है, जस्ट इमेजिन, जैसे आप एक बार पिक्चर देख रहे हो, इन्होंने खाना खाया और अब वो क्या कर रहा है, दोबारा जुगाली कर रहा है। जब वो जुगाली कर रहा होता है बच्चे, तो यूं लगता है कि अब इसको कोई जल्दी नहीं है। जब वो उस चारे को खा रहा होता है अपने दूसरे खूंटे पे, तब तो उसको क्या लगता है कि हो सकता है मालिक जल्दी खोल करके वहां बांध दे इसको, ठीक है। तो वो जितना भी उसमें मैंगर में खाना होता है वो उसको जल्दी जल्दी खाता है, क्योंकि उसको उस टाइम पे क्या होती है, जल्दी होती है। लेकिन जब उसको दूसरे खूंटे पे बांध दिया जाता है तब उसको कोई जल्दी नहीं होती, ऐसा लगता है उसको देख करके कि भाई अब कोई टेंशन नहीं है। तो वापिस वो उस अध चबाए खाने को क्या करता है, दोबारा अपने मुंह में लेके आता है और आराम से स्लोली स्लोली धीरे धीरे वो उसको क्या करता है, बारीक चबाता है। ये प्रोसेस कटिंग प्रोसेस होती है जो एनिमल्स में मिलती है, राइट। अगर मैं बात करूं बच्चे कि इसको हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करते हैं, मैंने किसी बच्चे को कहा कि बेटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर लो, और वो बच्चा इस बात पे बहुत ज़्यादा सोच रहा है, धीरे धीरे सोच रहा है और केयरफुली सोच रहा है कि भाई मैं तैयारी करूं या ना करूं, मेरी घर की सर्कमस्टेंसेज क्या हैं, ठीक है, एटसेट्रा, वो सोच रहा है, ठीक है। तो अब मैं उसको क्या बोलूँगी, वाई आर यू च्यूइंग द कर्ड, जस्ट टेक योर डिसीजन एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन, बोल सकते हैं ना। तो मीनिंग हमारा क्या निकला बच्चे, कि किसी चीज के बारे में धीरे धीरे स्लोली और केयरफुली सोचना, दैट इज एग्जैक्टली कॉल्ड च्यू द कर्ड। क्लियर है? तो यहाँ पर सेम इसका फ्रेज का मीनिंग है बच्चे, च्यू द कर्ड। जब आपके एग्जाम में इसके ऑप्शंस आएंगे तो आप यहाँ पर निकालोगे टू थिंक स्लोली एंड केयरफुली, ये आपका आंसर हो जाएगा। और ये जो फ्रेज है बच्चे, ये निकली है कटिंग प्रोसेस से, जो कि हमारे एनिमल में पाई जाती है। क्लियर है बच्चों? तो आई होप कि ये कहानी आपको समझ आई होगी, पिक्चर से जरूर रिलेट कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट आ रहा है बच्चे एन एक्स टू ग्राइंड। इसका क्या मतलब होता है बच्चे, अगर मैं इसकी लिटरल मीनिंग की बात करूं तो एक्स हमारी होती है कुल्हाड़ी, कुल्हाड़ी को क्या कहते हैं, एक्स कहते हैं। ग्राइंड का मतलब क्या होता है बच्चे, पुराने टाइम में अगर मैं प्राइमरी वेपन की बात करूं तो कुल्हाड़ी हमारा प्राइमरी वेपन होता था, राइट। और जब हम इस वेपन को यूज करते थे तो क्या करते थे, इसके धार लगानी पड़ती थी। तो बहुत बड़ी बड़ी मशीन होती थी इसकी, जिसको हम कहते हैं ग्राइंडर। जैसे आप पिक्चर में देख पा रहे हो, ये ग्राइंडर है, ठीक है। एक पर्सन इस पे बैठा बैठा क्या कर रहा है, अपने औजारों को शार्प कर रहा है, धार लगा रहा है, ठीक है। अब ये जो कहानी है बच्चे, ये कहानी ली गई है बेंजामिन फ्रैंकलिन से, ठीक है, जो कि एक साइंटिस्ट थे, बेंजामिन फ्रैंकलिन, ठीक है, अगर आपने कहीं नाम सुना है इनका। अगर मैं बात करूं बच्चे, उनके पास एक बहुत बड़ा ग्राइंडर था, ठीक है। वो एक दिन बैठे बैठे ऐसे क्या कर रहे थे, अपने औजारों को शार्प कर रहे थे। एक दिन क्या हुआ कि एक पर्सन इनके पास आता है और वो क्या कहता है कि बेंजामिन की अच्छी अच्छी बातें करता है, मतलब आप बहुत अच्छे हो, ये करते हो, वो करते हो, तारीफ करता है। और इन बिटवीन क्या होता है, तारीफ में आपको पता ही है, सबको अच्छी लगती है तारीफ, ठीक है। वो क्या करता है, उस पर्सन की कुल्हाड़ी को भी उठाता है और उसके भी धार लगा देता है, ठीक है। जैसे ही वो धार लगाता है, जेंटलमैन क्या करता है, अपनी कुल्हाड़ी को उठाता है और चला जाता है। अब वो जेंटलमैन कुल्हाड़ी उठा के चला गया तो पीछे से बेंजामिन क्या सोच रहा है, वो क्या सोचता है कि ये पर्सन मेरी मीठी मीठी बातें क्यों कर रहा था, मेरी इतनी ज़्यादा तारीफ वो क्यों कर रहा था। इसका मतलब उसको मेरे से कोई ना कोई स्वार्थ था, वो अपनी कुल्हाड़ी के धार लगाना चाहता था और इसीलिए वो मेरी मीठी मीठी बातें कर रहा था, ठीक है। तो इस फ्रेज का हम अपनी लैंग्वेज में कैसे यूज करने लगे बच्चे, जब कोई पर्सन अपने किसी स्वार्थ के लिए आपसे मीठी मीठी बातें करता है तो आप समझ जाते हो कि जरूर इससे मुझे कोई काम है कि नहीं। जैसे कई बार पेरेंट्स को आप जनरली तो उनके पैर नहीं दबाते हो, सेवा नहीं करते हो, किसी दिन जब आप उनकी ज़्यादा सेवा करते हो तो पेरेंट्स नहीं पूछ लेते, हाँ क्या चाहिए तुझे,
कह देते हैं ना। इसका क्या मीनिंग है बच्चे कि भाई आज जो ये काम तू कर रहा है जरूर इसके पीछे आपका कोई मकसद है, कोई ना कोई पर्पज है, आपको कुछ चाहिए है मेरे से। क्लियर है। अब सपोज करिए मार्केटिंग वाले कुछ लोग आए और वो कहें कि मैम आप बहुत अच्छा पढ़ाते हो, ये करते हो, वो करते हो, तो मैं क्या समझ जाऊंगी कि कुछ ना कुछ दे हैव एन एक्स टू ग्राइंड, मतलब कोई ना कोई इनका पर्पज है, इसीलिए ये मेरे से चिकनी चुपड़ी बातें कर रही है। और यही आज इस ईडियम का हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में यूज है। क्लियर है बच्चों। तो यहाँ तक आप समझ पाओगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं बच्चे। 11 नंबर, अकीलीज हील्स। अगर मैं बात करूं बच्चे तो सबसे पहले इसका जो मीनिंग है वो क्या है कि वीक पॉइंट ऑफ समबडी। जैसा कि आप एक पिक्चर देख पा रहे हो बच्चे, ये एक राजा है अकीली, और ये इतना पावरफुल है कि सामने से इसको कोई हरा नहीं सकता। बहुत ज़्यादा पावरफुल है ये, और सामने अगर कोई भी इसका दुश्मन आता है तो इसको हरा नहीं सकता। तो अगर मैं बात करूं बच्चे, होता क्या है कि सामने से इसको कोई हरा नहीं सकता। तो एक बार क्या हुआ था, किसी वॉर की बात है, किसी ने इसकी एडी पे, हील का मतलब यहाँ पर एडी है, और एडी पे तीर मार दिया था। ये देखिए यहाँ से तो ये पूरा सेट है, ठीक है, लेकिन उसने क्या किया कि एडी पे तीर मार दिया था। ये देखिए तीर आकर के कहाँ लगा है, एडी पे लगा है। अब तीर एडी में लग गया तो ये पार्ट जो हो गया, वो ये जो चीज हो गई, ये इस राजा की क्या हो गई, ये कमजोरी हो गई, क्योंकि अब वो और नहीं लड़ पाएगा। राइट, क्योंकि जो तीर है वो इधर मुंह है, इसका पीछे मुंह है, तो पीछे से एडी पे तीर मार दिया, तो इससे क्या होगा कि ये जो चीज हो गई, ये इस पर्सन की क्या हो गई, कमजोरी हो गई। ठीक है, आप इसको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज करने लगे बच्चे कि किसी भी पर्सन की कमजोरी, ठीक है, जैसे कुछ लोगों की कमजोरी क्या होती है कि इमोशनल हो जाते हैं। ठीक है, कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे कि कोई शराब पीता है तो शराब की बोतल दिखा दो, जब भी उसे कोई काम करवाना है शराब की बोतल दिखा दो, क्योंकि शराब उसकी कमजोरी है। कुछ लोग स्मोकिंग करते हैं तो सिगरेट उसकी कमजोरी हो जाती है कि नहीं। तो मीनिंग हमारा क्या है बच्चे कि किसी भी पर्सन का वीक पॉइंट, जैसे कि हमारे स्ट्रॉन्ग पॉइंट होते हैं एज वेल एज हमारे वीक पॉइंट भी होते हैं। तो जब जब हमें प्रैक्टिकल लाइफ में ये बताना हो कि ये चीज उसकी कमजोरी है, तो आप उसको इडियोमेटिकली कैसे कह सकते हो, अकीलीज हील्स। ठीक है, जैसे मैं ये बोलूं कि टू ड्रिंक एल्कोहल इज राम्स अकीलीज हील्स, इसका ये मतलब हो जाएगा कि भाई दारू पीना, शराब पीना राम की क्या है, कमजोरी है, वीक पॉइंट है उसका। क्लियर है। तो ऐसे आप इस फ्रेज को रिलेट कर सकते हो। यहां तक समझ आया बच्चे। नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। 12 नंबर, बेल द कैट। बच्चों ये बहुत ही सिंपल सी फ्रेज है और ये आपने बचपन में जरूर कहानी सुनी होगी। ठीक है, ये कहानी किससे रिलेटेड है बच्चे कि एक बिल्ली होती है, वो क्या करती है, चूहों को खाती रहती है। ठीक है, चूहे बेचारे परेशान हो जाते हैं, यार ये बिल्ली तो हम सबको खा जाएगी एक दिन। ठीक है, तो ये देखो सारे चूहे मिलकर के पंचायत करते हैं। ठीक है, क्या डिस्कशन करते हैं कि एक काम करते हैं, ये देखो बिल्ली पीछे से सुन रही है, ये रही कैट। ठीक है, और ये सारे चूहे बैठे हैं, क्या डिस्कशन कर रहे हैं कि भाई एक काम करते हैं, एक घंटी ले आते हैं, बैल ले आते हैं और बिल्ली के गले में बांध देंगे। ठीक है, और जैसे ही ये बिल्ली हमें खाने आएगी तो ये घंटी बजेगी उनके गले में, बिल्ली के गले में, और जब ये घंटी बजेगी तो हम अपने अपने बिलों में जाके छुप जाएंगे। क्लियर है, ये सब प्लान करते हैं। प्लान के मुताबिक सब कुछ हो जाता है, लेकिन क्वेश्चन उठता है कि बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन, क्योंकि जो बिल्ली के गले में घंटी बांधने जाएगा बिल्ली तो उसी को खा लेगी। तो क्वेश्चन लास्ट में क्या रह जाता है कि भाई बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा। ठीक है, और यहीं से ये इडियम हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में कैसे यूज होने लगी कि भाई बिल्ली के गले में घंटी बांधने का क्या मतलब है, खतरा मोल लेना, यानी कि टू टेक रिस्क। बात समझ आ रही है। कोई आपने ऐसा काम शुरू कर दिया जो वाकई में जोखिम भरा हुआ है, तो वहां पर आप क्या बोलोगे, यार ये काम शुरू करके तो मैंने क्या कर दिया, टू बेल द कैट कर दिया, यानी कि खतरा मोल ले लिया एक तरीके से। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन के लिए हम यूज करते हैं टू बेल द कैट। और ये फ्रेज आपने, ये कहानी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी, पिक्चर से भी आप इसको रिलेट कर सकते हो। मूव करते हैं नेक्स्ट फ्रेज की तरफ। अगर हम यहाँ पर बात करें बच्चे कि बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। ठीक है, जैसे अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में जनरली बोलते हैं ना कि इधर कुआं इधर खाई, ये हिंदी में आपने जरूर सुना होगा कि आप एक ऐसी सिचुएशन के बीच में फंस गए हो कि इधर जाओ तो कुआं है, इधर जाओ तो खाई है। तो दोनों ही सिचुएशन कैसी हैं, अनडिजायरेबल हैं या दोनों ही अनप्लीजेंट हैं, क्योंकि अच्छी तो कोई भी नहीं है।
खतरा यहाँ पर भी है तो खतरा यहाँ पर भी है। तो अगर हम इसको फ्रेज में देखें बच्चे, पिक्चर में देखिए एक बार, ये जो फ्रेज है अंग्रेजों ने इसको क्या नाम दिया था कि भाई एक तरफ तो डीप सी है, दूसरी तरफ क्या है, डेविल है, शैतान बैठा है। ठीक है, दूसरा इसका एक और मतलब होता है बच्चे स्काइला एंड चारिबिडिस। ठीक है, तो एक फ्रेज इस नाम से भी जानी जाती है, ये चारिबिडिस एंड स्काइला। ये जो स्काइला है बच्चे ये एक ड्रैगन का नेम है। ठीक है, एक ड्रैगन का नेम है। और चारिबिडिस जो है ये एक भंवर का नाम है। ये देखिए ये भंवर है यहाँ पर, ठीक है, भंवरे उठे हुए हैं। ये जो बोट है ये बीच में फंस गई है, इधर जाए तो ड्रैगन है, इधर जाए तो ये क्या है, क्या नाम है, चारिबिडिस है। ठीक है, ये भंवर का नाम है। और आप इन दोनों सिचुएशन के बीच में फंस गए हो। ठीक है, बोट जो है वो आपकी इधर ड्रैगन भी है, इधर ये भी है, तो दोनों सिचुएशन के बीच में फंस गए हो और दोनों ही सिचुएशन अनप्लीजेंट हैं। ठीक है, तो दो अनप्लीजेंट सिचुएशन के बीच में फंस जाना, इधर कुआं इधर खाई, जैसे जनरली हम बोलते हैं। ठीक है, तो ये बन जाता है टू चूज बिटवीन टू अनडिजायरेबल सिचुएशन। ठीक है, एक तरफ है डेविल शैतान खड़ा है, दूसरी तरफ क्या है, गहरा सागर है, और दोनों ही सिचुएशन बड़ी खतरनाक है। क्लियर है बच्चे? तो ऐसे आप इस फ्रेज को रिलेट कर सकते हो कि दो अनप्लीजेंट सिचुएशन के बीच में होना। प्रैक्टिकल लाइफ में जब दो समस्याएं आ जाती हैं और दोनों ही बड़ी खतरनाक कि भाई इधर तो डीप सी है और इधर हमारा क्या है, डेविल खड़ा है, और दो अनप्लीजेंट सिचुएशन के बीच में होना। क्लियर है? नेक्स्ट बात करते हैं बच्चे, नेक्स्ट फ्रेज की तरफ मूव करते हैं। ब्रेक द आइस, जैसा इसका लिटरल मीनिंग है, ब्रेक का मतलब हो जाता है बच्चे तोड़ना, और आइस होता है बर्फ। ठीक है जी, आर्टिफिशियल को क्या कहते हैं, आइस कहते हैं। अब ये देखिए बच्चे, अगर मैं बात करती हूँ बच्चे, तो इस फ्रेज का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। ठीक है, अगर हम यहाँ पर देखें बच्चे, एक बार सिचुएशन देखिए कि पूरे एरिया में ये बर्फ जमी हुई है, सारी जगह पे आप देख रहे हो ये बर्फ है। ठीक है, तो बर्फ होने की वजह से ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल नहीं है कि कोई भी व्हीकल वगैरह, जो शिप हैं, जो इसके जो होते हैं समुद्री जो शिप होते हैं, वो इधर उधर नहीं जा सकते। और जब शिप नहीं चलेंगे इसमें तो ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, होगा ही नहीं। और जब ट्रांसपोर्टेशन नहीं होगा तो चीज़ों की सप्लाई कैसे होगी। तो इसके लिए जो सॉल्यूशन निकाला गया था वो ये था बच्चे कि इस जमी हुई बर्फ के ऊपर सबसे पहले एक बड़ा सा शिप होता था ये, कि इसको चला दो और पीछे पीछे दूसरे व्हीकल आ जाएंगे यहाँ तक, क्योंकि बर्फ टूट जाएगी और बर्फ टूट जाने से दूसरे व्हीकल जो दूसरी शिप हैं वो यहाँ पर चल पाएंगी। क्लियर है? अगर मैं यहाँ पर बात करूँ तो ये देखिए, ये आगे आगे शिप जा रहा है, पीछे पीछे सारी बर्फ तोड़ दी गई है। ठीक है, इस शिप ने ये सारी बर्फ तोड़ दी है, और बर्फ टूटने से ट्रांसपोर्टेशन जो है वो क्या हो गया है, स्टार्ट हो गया है। ठीक है, जो भी ट्रांसपोर्टेशन था वो स्टार्ट हो गया, और जब ये स्टार्ट हो गया तो किसी भी चीज़ की यानी कि ट्रांसपोर्टेशन पॉसिबल हो गया, तो अब कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली। ठीक है, इस फ्रेज को हम अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में लैंग्वेज में कैसे यूज़ करते हैं। मान लीजिए 3-4 लोग बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। ठीक है, एक ने बोलना शुरू कर दिया तो उसने चुप्पी को तोड़ दिया, और चुप्पी टूटने से कॉन्वर्सेशन हमारा शुरू हो गया। क्लियर है? चुपचाप लोग बैठे थे, एक ने बोलना शुरू कर दिया तो उसने क्या कर दिया, आइस को ब्रेक कर दिया, और यही हमारी लैंग्वेज में इसका मीनिंग है, टू ब्रेक द आइस, इट मीन्स टू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन। क्लियर है बच्चों? तो ये हमारी फ्रेज थी ब्रेक द आइस। बच्चों इस एंटायर सेशन में हमने क्या देखा, कुछ फ्रेजेस हमने देखी। सबसे पहले हमने फ्रेज की माइथोलॉजी की कहानी से सीखा कि ये फ्रेज कैसे बनी थी, साथ में हमने उसकी पिक्चर देखी, उसके बाद हमने उसका मीनिंग जाना कि एग्जाम में ये कैसे लिखा आएगा और आप इसका आंसर कैसे बनाओगे। आई होप कि यू हैव एंजॉयड दिस एंटायर सेशन। आई विल बी बैक इन माई न्यू सेशन। टिल देन यू टेक केयर।